Welcome to Abhigyan Gurukul. Myself, Abir Chatterjee, and today I am going to continue the lecture on chemical equilibrium. Today is our sixth lecture. So, in today's lecture, we are going to see about degree of dissociation and relation with vapor density. Degree of dissociation and relation with vapor density in chemical equilibrium. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी पढ़ा है, ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसे रिएक्शन में एक पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम शो करता है, कंसंट्रेशन एंड रेट का हमने टर्म्स, रेट और कंसंट्रेशन के टर्म्स देखे, एंड रिएक्शंस देखे, होमोजीनियस रिएक्शंस देखे, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस देखे। लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं होने वाला, फिक्स्ड वैल्यू है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जबकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो चेंज क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है, जिसके ऊपर हम लोगों ने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स किए थे कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है एंड रिलेशन विद वेपर डेंसिटी। ठीक है, रिलेशन विद वेपर डेंसिटी। ओके, वेपर्स की जो डेंसिटी होगी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे रिलेटेड है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल्स में जैसे देखा था कि कोई भी रिएक्शंस है, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर रहा है, उस पॉइंट पे हम लोग, उस पॉइंट पे कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ने जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करते थे कि एक्स मोल्स जो है वो हम लोग मानते थे कि डिसोसिएट हो गया। जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसमें क्या मानते थे कि एक्स मोल्स जो है वो डिसोसिएट किया, एंड जो प्रोडक्ट बनाया, जितने भी स्टोक्योमेट्री होगा, जितने भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट घटेंगे उतने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बनेगा। जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बनेगा उसको एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट उसी हिसाब से इसमें भी चलेगा कि डिग्री ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करेंगे। एक्स की जगह पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, पहली बात तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी डिनोट इट एज अल्फा। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे लिख सकते हैं, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब एक मोल में से, पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो अल्फा बेसिकली होता क्या है, अल्फा बेसिकली होता क्या है कि एक मोल में से, एक मोल रिएक्टेंट से, एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल्स जो है वो डिसोसिएट, कितने मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि एक मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल डिसोसिएट होके कितने मोल्स प्रोडक्ट बनाया, कितना मोल्स प्रोडक्ट बनाया।
ठीक है, मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि आपके पास कोई शुगर का क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए एक शुगर का एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको आपने वाटर में जैसे ही डिसॉल्व किया, वाटर में ही जैसे डिसॉल्व किया, तो इसके कुछ पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे तुरंत वाटर में, ठीक है, और मान लीजिए वो जो पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए वो वाटर में जाके, दिस इज फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास अगर एक क्यूब है शुगर का, ठीक है, और वो डिसोसिएट होता है वाटर में जाने के बाद, उसके पार्टिकल्स जो है जितना ये डिसोसिएट हो रहा है, जितना ये डिसोसिएट हो रहा है इसके पार्टिकल्स जो है वाटर में निकलते हैं, एंड देन इधर उतने ही परसेंटेज में वापस एक शुगर का सॉलिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से, ये मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है और इतना पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो गया है, और ये आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए वाटर के अंदर ये आपका प्रोडक्ट है, तो कितना पार्ट डिसोसिएट हो गया है, उस डिसोसिएशन को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं। अब इसको है ना हम लोग रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। ये एक जनरल सा एग्जांपल है, बहुत ये एक्चुअल केस नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि डिसोसिएशन क्या होता है, कि अगर मैं कुछ रिएक्टेंट लेता हूँ उसमें से कुछ पार्ट रिएक्शन में जाने के बाद एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिसोसिएट होके ये कुछ पार्ट प्रोडक्ट बनाएगा, एंड ये प्रोडक्ट अगेन डिसोसिएट होके वापस रिएक्टेंट बनाएगा। तो ये एक साइकिल हो गया जो कि इक्विलिब्रियम में है, काइंड ऑफ एक रिएक्शन है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है इधर, अल्फा क्या होता है, अल्फा 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए वो अल्फा बताता है। 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, कितने मोल्स जो है डिसोसिएट होके मेरा प्रोडक्ट बना दिया है, वो अल्फा बताता है, ठीक है। इतना पता चल गया। अगर मैं अभी कोई एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं इधर PCl5 का एग्जांपल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं PCl5 का एग्जांपल ले सकता हूं कि अगर मेरा PCl5 जो है वो किस में टूटेगा, PCl3 में टूटेगा एंड Cl2। ये जो रिएक्शन है ये ऐसे होगा, ठीक है, गैसियस है, गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल है। अब मुझे पता है कि ये PCl5 जो है, हाँ, मुझे अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब इस रिएक्शन का अल्फा मुझे प्रोवाइड कर दिया हो, मान लो मुझे अल्फा की वैल्यू है 0.4, 0.4 मुझे दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसके मोल्स देखूंगा, कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट का, और कितना मोल्स मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इधर मुझे इधर मेरा 1 मोल PCl5 टूटता है, तो मुझे 1 मोल PCl3 मिलता है, और इधर मेरा 1 मोल Cl2 गैस बनता है, ठीक है, 1 मोल Cl2 गैस बनता है, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर मेरा 1 मोल PCl5 टूट रहा है, 1 मोल Cl2 बना रहा है, 1 मोल PCl3 बना रहा है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू मुझे दी गई है 0.4, तो अल्फा क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट मतलब 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया है, मतलब
अगर मैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन लूं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मैं 1 ले सकता हूं। ठीक है, इनिशियली ये 1, ये 0, ये 0, ये इनिशियल कंडीशन होता है कोई भी रिएक्शन का, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो मेरा ये 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल बनाएगा, इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 अल्फा लिख सकता हूं कि पर मोल कितना मोल, 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ है। तो 1 माइनस 1 अल्फा होगा, 1 माइनस 1 अल्फा होगा। ठीक है, मैं इनिशियली कुछ भी कंसंट्रेशन ले सकता हूं। ठीक है, कुछ भी मोलर कंसंट्रेशन ले सकता हूं, तो उसमें से कितना मोल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो मेरा क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा। एट इक्विलिब्रियम, ये जो चीज है एट इक्विलिब्रियम पे ही होगी। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन आ जाएगा, अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तब कितना मोल्स मेरा डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 अल्फा होगा, या तो मैं इसको 1 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो अगर इसका एक में से 1 अल्फा जा रहा है तो इधर बनेगा कितना, 1 अल्फा ही बनेगा, इधर भी 1 अल्फा ही बनेगा। ठीक है, तो 1 अल्फा को मैं खाली अल्फा और अल्फा लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेता हूं, जैसे मैं अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसके 1 की जगह पे, इनिशियल कंसंट्रेशन में 1 की जगह पे 3 ले लूं, तो मेरा एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जो कि डिसोसिएट हो गए होंगे। तो 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स इधर जैसे PCl5 है, PCl3, 1 मोल ऑफ PCl5 PCl3 बना रहा है, PCl2 बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इनिशियल में 3 लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन 3 लेता हूँ, पहले 0 होगा, 0 होगा, तो ये एट इक्विलिब्रियम मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 में से 3 अल्फा जाएंगे, इधर कितने बनेंगे, 3 अल्फा बनेंगे, इधर कितने बनेंगे, 3 अल्फा बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, मतलब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 1 2 3 4 x y z कुछ भी लूं, ठीक है, कुछ भी लूं, वो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इतना मोल्स इनिशियल जो भी है उसमें से इनिशियल पर मोल में से कितना मोल्स मेरा डिसोसिएट हो गया है, ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स जैसे मिल जाएगा, मुझे क्या चाहिए होगा, कंसंट्रेशन चाहिए होगा। कंसंट्रेशन के लिए इस नंबर ऑफ मोल्स को आप वॉल्यूम के साथ जैसे ही डिवाइड कर दोगे, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये एग्जांपल था। ठीक है, चलिए अब ये इसको मिटा दे, सॉरी इसके नीचे भी V वॉल्यूम आएगा, इसके नीचे भी वॉल्यूम आएगा, तो कंसंट्रेशन मिल गया मुझे, बराबर। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। जो मैं क्या बोल रहा था, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा फर्स्ट केस में कैसा था, अगर मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, इधर 0 है, इधर 0 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, इधर अल्फा बनेगा, इधर अल्फा बनेगा। ठीक है, इधर कुछ भी स्टोकियोमेट्री होता, अगर इसका 1 मोल इसका 2 मोल PCl3 बनाता, अगर इसका 1 मोल इसका 2 मोल PCl3 बनाता, तो क्या होता, इधर 2 अल्फा हो जाता। ठीक है, पर ये है नहीं, इसके लिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 1 मोल PCl3 बना रहा है, मतलब अल्फा जा रहा है। तो अल्फा क्या है, अल्फा जो मैंने शुगर का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो जो डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, वही आपका अल्फा है, मतलब वही डिसोसिएशन, वो क्या है, कितना डिसोसिएट हो रहा है वो अल्फा बताता है, कितना डिसोसिएट हो रहा है वो
अल्फा बताता है, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मेरा क्या है, अगर मेरा अल्फा दिया हुआ है 0.4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 0.4। ठीक है, ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इधर कुछ भी ले रहा हूं तो इसमें से ही, ये 1 में से ही जा रहा है। अगर मेरा इधर 2 होता तो मैं इधर 2 माइनस, अगर मेरा इधर 2 मोल्स होता, इधर अगर 2 मोल्स में लेता, ठीक है, तो इधर भी 2, इधर भी 2, ऐसे होते बराबर। तो इधर एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स मेरे क्या हो जाते, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते, 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, इधर क्या हो जाता है, 2 अल्फा 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है, 2 माइनस 2 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4। इसको जब आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। इसको फिर वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ठीक है, एक मोल में से, एक मोल रिएक्टेंट में से कितने मोल्स डिसोसिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अल्फा का आप जनरल फॉर्मूला एक बना सकते हैं इस तरीके से कि अल्फा जो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि कितने टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट थे और नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हो गए। ठीक है, डिसोसिएट हो गए, उसके बाद जो भी आपका अल्फा आया उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि जैसे PCl5 का ही ले रहा हूं। ठीक है, PCl3 बना रहा है एंड Cl2 बना रहा है, बराबर। ठीक है, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने जैसे बोला इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पे अगर 1 लू, 2 लू, x लू, y लू, z लू, कुछ भी ले रहा हूँ, उसमें से कितना मोल्स डिसोसिएट हो जा रहा है, उसमें से कितना मोल्स जो है डिसोसिएट हो जा रहा है। तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल C ले रहा हूँ, इनिशियली जो मेरे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, C मोल्स से 0 मोल्स बन रहे हैं इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होगा वो कैसा होगा, एट इक्विलिब्रियम मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा है और मुझे ये रिएक्शन दे रखा है C मोल्स मेरे रिएक्टेंट के है, तो एक मोल अगर एक मोल PCl5 बनाता है, एक मोल Cl2 बना रहा है, तो मेरा एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स C माइनस C अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, C माइनस C अल्फा में लिख सकता हूँ, क्लियर है इतना, C माइनस C अल्फा लिख सकता हूँ रिएक्टेंट में। एंड PCl3 जो है ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें मैं C अल्फा लिख सकता हूँ, इसमें मैं C अल्फा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। ये क्या हो गए, मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, अब मैं इस चीज को अगर इस फॉर्मूला में रख के देखूं, ठीक है, अल्फा क्या है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम में कितना है। तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो
एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब मेरे सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो सी अल्फा मेरा क्या है, सी अल्फा जो है वो मेरा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है, क्योंकि अगर सी अल्फा इधर से निकल रहा है रिएक्टेंट में से, तो मेरा सी अल्फा और सी अल्फा प्रोडक्ट में बन रहा है। तो सी अल्फा जो है ये मेरा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड है, एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अल्फा लिख सकता हूँ अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट क्या आएगा कि कितना मोल था इनिशियली, कितना मोल्स था जिसमें से सी अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ, तो ये सी है, ये टोटल मोल्स है, बराबर, ये टोटल मोल्स है। तो ये सी से ये सी कट गया, ये अल्फा से ये अल्फा कट गया, 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है उसको हम लोग सही, ये जो है, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ये क्या डिनोट करता है, ये चीज जो मैंने बताया ये प्रूव करता है कि ये फॉर्मूला सही है फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को प्रूफ करने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें आप वॉल्यूम लगा दोगे तो ये कंसंट्रेशन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। परसेंटेज डिसोसिएशन, यही जो अल्फा आपका निकलेगा उस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दिया है, PCl5 गैसियस है, PCl3 में और PCl2 में बन रहा है, बराबर वही रिएक्शन है। वी हैव 5 मोल्स ऑफ PCl5 इन अ 2 लीटर वेसल, ठीक है, वॉल्यूम हमको दे रखा है 2 लीटर वेसल। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच PCl5, PCl2 एंड PCl3 एंड Cl2, ओके, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4। तो अगर हम लोग इधर बना लेते हैं, अल्फा जो दिया है मुझे कितना दिया है, 0.4 दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू, एंड मेरे को क्या बोला है कि इनिशियली मुझे कितने मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5 मोल्स, 5 मोल्स दे रखे हैं PCl5 का एक कंटेनर में रिएक्ट होने के लिए 2 लीटर, वॉल्यूम जो है मेरा 2 लीटर है, ओके, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं पहले रिएक्शन बनाऊंगा, रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन पहले लिखूंगा, PCl5 जो है किस में टूटेगा, PCl3 एंड Cl2 में टूटेगा, सब गैसियस है, सब गैसियस है। ये आपको गैसियस, ये जो चीज़ है ये डिनोट करना ज़रूरी है इस चैप्टर में, ठीक है, कि ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है कि होमोजीनियस रिएक्शन है वो पता करने के लिए, बराबर। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, मुझे इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, इनिशियली इसके 5 मोल्स हैं, इसके 0 होंगे, इसके 0 होंगे, रिएक्ट करने के लिए दे रखे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 5 अल्फा, इधर कितना है, इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका 1 मोल बना रहा है, इसका भी 1 मोल बना रहा है। तो ये अगर 5 अल्फा जा रहा है तो इधर भी 5 अल्फा बनाएगा, इधर भी 5 अल्फा बनाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ईच बोला है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है सबका, मतलब अगर मैं एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लूँ तो ये अपॉन वी कर दूंगा तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, अपॉन वी कर दूंगा तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, अपॉन वी कर दूंगा तो इसका भी कंसंट्रेशन आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, PCl5 का कंसंट्रेशन कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.4, तो
PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 5 इंटू 0.4 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये गया नीचे, 10 आया, 5 2 2 2 4, तो 5 माइनस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, PCl5 का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया? 1.5 आ गया। अब मैं इसका निकाल सकता हूँ, PCl3 का निकाल सकता हूँ। PCl3 का निकालना इजी है, 5 इंटू 0.4 अपॉन 2। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, ये चला जाएगा नीचे से, तो इधर 10 आ जाएगा, 10 5 से गया 2, दिए 2 4, 2/2, ये 2 से 2 गया तो 1 आ गया PCl3 का। अब 5 अल्फा अपॉन V, तो Cl2 का भी उतना ही हो जाएगा, तो Cl2 की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों का मुझे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता हो गया। ये कितना है? 1.5 है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 है। ठीक है, तो मुझे हर एक चीज का कंसंट्रेशन पता चल गया जब मुझे अल्फा दिया हुआ है कि इतने इतने कंसंट्रेशन में से इतना कंसंट्रेशन मेरा बन रहा है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर एक और क्वेश्चन दे रखा है। अगर मेरा रिएक्शन दे रखा है 2HI गिविंग मी H2 एंड I2। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना दिया है? HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है। देन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है। कौन सा एक्सप्रेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन निकालेंगे? कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या पूछा है, मतलब कैसी पूछा है हमको? क्या पूछा है? क्या पूछा है? केसी पूछा है। केसी निकालो। ठीक है, अगर HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो क्या बोला है? एक्सप्रेशन निकालना है हमको। एक्सप्रेशन निकालना होगा, एक्सप्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो पहले ये रिएक्शन देखो। रिएक्शन में क्या है? 2HI 2HI क्या दे रहे हैं? H2 दे रहा है एंड I2 दे रहा है, बराबर। ठीक है, H2 दे रहा है, I2 दे रहा है। इसके मोल्स कितने हैं? इसका 2 मोल दे रहा है मुझे, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है। ठीक है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, इसका 1 मोल दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियली देखूं, इनिशियली इसका 2 मोल है, इसका 1 दे रहा है, 1 दे रहा है, तो अगर मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, इसका अगर 1 मोल मैं इनिशियली लेता हूं, इधर 0 0 होता है, तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स मैं लिख सकता हूँ। इसका अगर 1 लेता हूँ, इसका अगर 1 लेता हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 अगर इसका 1 दे रहा है, इसका 1 दे रहा है, तो इसका 1 कितना है? आधा आधा देगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की जगह पे इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 0.5 बनाएगा, इसका 0.5 बनाएगा। हमको क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालना है, बराबर। तो अल्फा की वैल्यू दी है, नहीं दी है? ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना आ जाएगा? एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितना आ जाएगा? इसमें से कितना डिसोसिएट होगा? तो 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 0.5 अल्फा, 0.5 अल्फा,
ये हो जाएगा 0.5 अल्फा। ठीक है, इसको 0.5 ना करके 1/2 ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा। ठीक है, या तो अल्फा/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 1/2 अल्फा क्या होता है, 1/2 अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 तो ये हो जाएगा अल्फा/2, अल्फा/2 यही हो जाएगा ना। अब इसका एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, इधर क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा/v। ये आपका कंसंट्रेशन हो गया एट इक्विलिब्रियम ऑफ HI। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा/2v, ये भी हो जाएगा अल्फा/2v, अल्फा/2v। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, हमको केसी निकालना है। केसी का फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा/2v, इसका कंसंट्रेशन इंटू अल्फा/2v, इसका कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 - अल्फा, 1 - अल्फा/v, अल्फा/v बराबर है 1 - अल्फा/v। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे अल्फा/v। हाँ, अब इसमें स्टोक्योमेट्री दे रखी है, स्टोक्योमेट्री कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो इसमें जाएगा कितना, स्क्वायर हो जाएगा इसका, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4v², 4v²। और इसको मैं ओपन करूँ तो मल्टीप्लाई में इसको उल्टा ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v² अपॉन 1 - अल्फा का होल स्क्वायर, 1 - अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये v² से ये v² चला जाएगा। ठीक है, v² से v² चला गया, तो केसी क्या बचा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 - अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर 1 - ओके, सो यही है एक्सप्रेशन। तो हाँ, ये जो निकला है यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, केसी निकल गया बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 - अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अल्फा के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो पहले बताना था मुझे, बट मैं ये फ्लो में थोड़ा आगे निकल गया बराबर। अल्फा के ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बताता हूँ। क्या है, अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, अल्फा मस्ट बी लेस देन 1 एंड मोर देन 0। मतलब अल्फा जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए एंड मोर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अल्फा के लिए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। इसको आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और मोर देन 0 होनी चाहिए। क्यों, अगर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि एक मोल में से, पर मोल, एक मोल में से कितना मोल, एक मोल में से कितना मोल
डिसोसिएट कर गया, कितना मोल डिसोसिएट कर गया वो होता है अल्फा। कितना मोल डिसोसिएट कर गया वो होता है अल्फा। अब आपने कोई रिएक्शन लिया, ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी। अगर इसका एक मोल ठीक है जीरो है, इनिशियली जीरो हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू अगर वन हो गई, अल्फा की वैल्यू अगर वन हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका एक मोल एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसका एक मोल पूरा इसका एक मोल बना देगा। मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट में पूरा एक मोल मिल रहा है। तो ये वाला जो साइन है ना रिवर्सिबल का, ये हम लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे एक मोल में से पूरा एक मोल प्रोडक्ट बना, पूरे एक मोल रिएक्टेंट में से पूरा एक मोल प्रोडक्ट बना, तो अल्फा की वैल्यू वन होती है। तो आप लोग अभी बता सकते हो कि अल्फा की वैल्यू वन कब होगी। अल्फा की वैल्यू वन तब होती है जब हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो, उस केस में अल्फा की वैल्यू हमेशा वन होती है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में अल्फा की वैल्यू हमेशा वन होती है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू एकदम इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई मतलब क्या हुआ, अल्फा जो है कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ है। मतलब एक मोल में से अल्फा अगर जीरो है, एक मोल में से कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन कैसा हो गया, इनिशियल कंडीशन हो गया। इनिशियल कंडीशन, प्रॉपर इनिशियल कंडीशन हो गया। मतलब रिएक्शन बढ़ा ही नहीं है, रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं है। तो अल्फा अगर जीरो हो गया तो इनिशियल कंडीशन, अल्फा अगर वन हो गया इसका मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन गया। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इतना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विथ ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ऑब्जर्व डेंसिटी मतलब किसकी डेंसिटी लेंगे हम लोग, वेपर डेंसिटी लेंगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होता है। मान लीजिए ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, क्या बता रहा है, N2O4 जो है गैसियस है, ये जो है ये भी गैसियस है, 2NO2 बना रहा है। अगर मैं, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये जब रिएक्शन में होगा, ये जब रिएक्शन में होगा तो ये इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे अटेन करेगा। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे ये रिएक्शन जो है मेरा अटेन करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है वो, इसका जो मोलर मास है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड किया गया तो इसका मोलर मास इन द रिएक्शन, इन द ऑनगोइंग रिएक्शन, ऑनगोइंग रिएक्शन इसका जो मोलर मास है वो 80 ग्राम्स पर मोल मिला, 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया इसका मोलर मास जो है 80 ग्राम्स मिला। ठीक है, N2O4 का, N2O4 का एक्चुअल मोलर मास कितना होता है, एक्चुअल मोलर मास कितना होता है, N2 14 to 28, 28 and we have O4, O4 मतलब 16 into 4, so that
4 और 4 2 6 64 इसको प्लस करेंगे, ये कितना होगा 12, ये हो गया 1 6 2 8 1 9 92। ठीक है, इसका जो एक्चुअल मोलर मास है वो कितना होता है, एक्चुअल मोलर मास ऑफ N2O4 होता है 92 बराबर। पर एक्सपेरिमेंटली जब रिएक्शन में है, एट इक्विलिब्रियम में है, जो ये जो N2O4 है इसका जो मोलर मास मिला है वो 80 ग्राम्स मिला है, 80 ग्राम। तो ये चीज क्यों हुआ, हमको देखना है कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ताकि मुझे ये चीज जो हुआ है वो मैं डिफाइन कर सकूं, ये चीज जो हुआ है उसको मैं डिफाइन कर सकूं। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, जब भी आपका रिएक्शन जो है इनिशियल कंडीशन में मैं अगर इसका इनिशियल कंडीशन में मैं अगर N2O4 का मोलर मास लेता हूं तो वो 92 ग्राम्स ही आता है, बट मोलर मास जो है वो इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम 80 ग्राम्स हो जाता है। क्यों 80 ग्राम्स हो जाता है, इसका रीजन जो है रिएक्शन में जब रहेगा N2O4 जब रिएक्शन में रहेगा एट इक्विलिब्रियम पे रहेगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो मोलर मास निकलेगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज मोलर मास। ठीक है, एवरेज मोलर मास बोलेंगे। क्यों एवरेज मोलर मास बोलेंगे, क्योंकि ये जो मोलर मास निकला है ये मिक्सचर का मोलर मास निकला है। ठीक है, किसका मोलर मास निकला है, मिक्सचर का मोलर मास निकला है, कि मेरा जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया है N2O4 का, ये आया है मिक्सचर में से हम लोग ने निकाला है मोलर मास, इसके लिए इसको हम लोग एवरेज मोलर मास बोलेंगे। इतना क्लियर है एवरेज मोलर मास क्यों बोलते हैं। तो एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज मोलर मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा मेरा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो कि ये है। ठीक है, अब इसी चीज को एवरेज मोलर मास के टर्म्स में हमने लिख दिया। ये जो मोलर मास है, ये जो गिवन मास है, इसके हमको एवरेज के टर्म में लिख दिया, तो ये एवरेज मोलर मास बन गया। एवरेज मोलर मास हो जाएगा, हम लोग ये गिवन मास के जगह पे टोटल मास ऑफ द मिक्सचर ले सकते हैं, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इतना क्लियर है। अब इससे हम लोग पता कर सकते हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास, ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल लिए हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल जाएगा। बट हमको टोटल मास ऑफ द मिक्सचर कैसे मिलेगा, अगर मेरा मोलर मास जो है वो एवरेज आ रहा है, मोलर मास जो है मेरा मिक्सचर में है वो
डिफरेंट आ रहा है एक्चुअल मास से। तो इसके लिए हमारे पास एक यही चीज जो है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कैसे। इस चीज को अगर कोई हम लोग कोई एक रिएक्शन के लिए लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, ए जो है वो मेरा बना रहा है क्या, एन मोल्स ऑफ बी बना रहा है, एन मोल्स ऑफ बी बना रहा है, ठीक है, एन मोल्स ऑफ बी बना रहा है, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। तो मेरा एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास को, एवरेज मोलर मास को हम लोग एम ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। एवरेज मोलर मास क्या है मेरा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, तो एम ऑब्जर्व्ड हो जाएगा ये, ठीक है, एम ऑब्जर्व्ड हो जाएगा अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस रिएक्शन के लिए इनिशियली क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए इनिशियल मोल्स कितने होंगे, 1 होगा, इधर 0 होगा इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है, डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है। इसका अगर 1 मोल जा रहा है, 0 इनिशियली है, तो एट इक्विलिब्रियम इसका 1 में से अल्फा जाएगा, ठीक है, इसका क्या बनाएगा, एन अल्फा बनाएगा। ये चीज क्या है, ये चीज मेरा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये चीज मेरा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो इस चीज को मैं उधर पुट कर सकता हूं, तो एम ऑब्जर्व्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा मेरा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, इतना आया मेरे पास, इतना आया मेरे पास, ठीक है। इस चीज को मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, इधर रखता हूं, ये दिख रहा है आपको, एम ऑब्जर्व्ड इक्वल टू, एम ऑब्जर्व नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, 1 मिनट, अब दिख रहा है, इधर लेता हूं इसको थोड़ा कॉर्नर पे, ये विजिबल है इधर से, ओके, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, 1 माइनस, ये मेरा क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम ऑब्जर्व्ड मेरा क्या हो जाएगा, मास, इधर हम लोग मास रखते हैं अभी, ठीक है, मास रखते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ये आता है। इसको सॉल्व करने पे 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में एन माइनस 1 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, इतना मुझे मिल गया, ये आपका एक फॉर्मूला बना, बराबर, ये मिला मुझे एम ऑब्जर्व्ड के लिए, ये एक्सप्रेशन मिला, ओके, ये एक्सप्रेशन मिल गया मेरा एम ऑब्जर्व्ड के लिए। अब क्या करना है, ये इसमें, इस एक्सप्रेशन में ये एन जो है, ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको सीधा लिख देता हूं, इससे दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट प्रोडक्ट साइड, एट प्रोडक्ट साइड की, प्रोडक्ट साइड पे, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं डाल देना है इसमें, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर नहीं डालना है इसमें, एन जो है ये प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है वो डालना है मुझे। एंड एम ऑब्जर्व्ड हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मास कहां से लाएंगे भाई, मास कहां से लाएंगे, इस मास के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये मास की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, तो इनिशियली जो है ये कुछ भी डिसोसिएट नहीं किया होगा,
इनिशियली ये कुछ भी डिसोसिएट नहीं किया होगा, तो इस मास की जगह पे, ठीक है, कुछ भी डिसोसिएट नहीं किया होगा, तो इनिशियली इसका जो मोलर मास होगा, इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा इनिशियली इनिशियली इस, मान लो ये रिएक्शन कोई कंटेनर में हो रहा है, ठीक है, उसमें मैंने 1 मोल ये रिएक्टेंट डाल दिया, तो उसका जो मास होगा वो इक्वल टू किसका इक्वल होगा, वो मोलर मास के इक्वल होगा, मोलर मास के इक्वल होगा। तो इसका जो मास है इनिशियली मोलर मास के इक्वल है, इसका जो मास है इनिशियली ये मोलर मास के इक्वल है, ठीक है, मोलर मास के इक्वल है। तो अगर हम लोग एवरेज मोलर मास को, एवरेज मोलर मास को हम लोग एम ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, एंड ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये टोटल मास को मैं ये बोल सकता हूँ इनिशियली, टोटल मास को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, टोटल मास को मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल मास को इनिशियली मैं बोल सकता हूँ मोलर मास, जो कि रिएक्टेंट का इनिशियली होगा। तो क्या हो जाएगा, उसको मैं एम रियल बोल सकता हूँ, एम रियल क्यों बोलूंगा मैं, ये मास की जगह पे आपको एम रियल रखना है। मतलब इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, एम ऑब्जर्व्ड इक्वल टू एम रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n-1, ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन। तो ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है, मेरा ऑब्जर्व्ड मोलर मास है ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है, ये एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर नहीं, एवरेज मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट जो भी आपको डिटरमाइन करना है, जिसके बीच में ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट प्रोडक्ट साइड है, एंड एम रियल क्या है, मोलर मास इसी रिएक्टेंट का, इनिशियली, मोलर मास इसी रिएक्शन का इनिशियली हो जाएगा एम रियल। इसको आप स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हो, इसको कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो, अपॉन 1 प्लस अल्फा n-1, ठीक है। ये रिलेशन जो हमको मिला, इसको हम लोग डेंसिटी से इक्वेट करेंगे, ठीक है, डेंसिटी से इक्वेट करेंगे। कैसे डेंसिटी से इक्वेट करेंगे, अगर मेरा ये रिलेशन है और मुझे एक चीज पता है कि वेपर डेंसिटी जो होता है, वेपर डेंसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास, वेपर डेंसिटी जो मेरा होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन 2 के इक्वल होता है, मोलर मास बाय 2 के इक्वल होता है। तो मैं इसकी जगह पे मोलर मास को इधर आइसोलेट करूं तो मोलर मास मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं 2 इंटू वी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू वी लिख दिया। तो एवरेज मोलर मास की जगह पे मैं वेपर डेंसिटी एवरेज रखूंगा, एंड मोलर मास की जगह पे मैं वेपर डेंसिटी रियल रखूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 VD ऑब्जर्व्ड इक्वल टू 2 VD
रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा तो वी डी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू हो जाएगा वी डी रियल अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना वेपर डेंसिटी का, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। वेपर डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला बना है, ये दिख रहा है। ठीक है, वेपर डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला बना है, वी डी ऑब्जर्व्ड को आप स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हो, वी डी रियल को आप कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हो, अपॉन 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन देता है। और ये जो मोलर मास वाला फॉर्मूला था, ये क्या बताता है? एवरेज मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास और अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। मतलब रिलेशन बताता है कि अगर रिएक्शन के अंदर है तो वो जो मोलर मास है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ओके, सो इतना हो गया है हमारा। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज मोलर मास एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी जो है वो हमको पता हो गया है। अभी हम लोग लास्ट एक चीज देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? ऑब्जर्व्ड, हाँ, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी of PCl5, the observed vapor density of PCl5 is at equilibrium is 62। ठीक है, वेपर डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था? D अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकला था। तो PCl5 जो है किस में टूटेगा एट इक्विलिब्रियम? PCl3 में टूटेगा एंड Cl2 में टूटेगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इज 62। मतलब ये जो 62 दे रखा है, ये क्या है? PCl5 एट इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। ये जो चीज है ये क्या है? ये आपका स्मॉल डी है। एंड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इनिशियली कंडीशन दे रखा है। इनिशियली बोला है मतलब वो क्या चीज हो गया? डेंसिटी रियल डेंसिटी, मतलब ये कैपिटल डी दे रखा है। ठीक है, इसका कैपिटल डी दे रखा है। कैलकुलेट अल्फा परसेंटेज, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो स्मॉल डी कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। कैपिटल डी कितना दे रखा है? 104 दे रखा है, अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। एन कितना होगा मुझे बताइए? एन कितना होगा? एक मोल इधर, टोटल मोल्स एट प्रोडक्ट साइड ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट साइड में कितना होगा? 2 मोल्स, 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? इधर से अल्फा मुझे मिल जाएगा 62 इक्वल टू 104। ठीक है, 62 इंटू 104, ये क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस अल्फा को मैं इधर ले जाऊँ तो 62 इंटू 1 प्लस अल्फा, मतलब 62 प्लस 62 अल्फा इक्वल टू 104। ठीक है, 62 अल्फा इक्वल टू 104। तो 104 माइनस 62, इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 42। मतलब 62 अल्फा इक्वल टू 104। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 104 माइनस 62, ये हो जाएगा 42, है ना? 42 62 अल्फा इक्वल टू 42। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 42 बाई 62,
टू टू ज़ा टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा टू वन ज़ा, ठीक है, ये कितना से जाएगा 21/31। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये 42/62। ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ अप्रोक्सीमेटली अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 60, ओके 0.68, ओके 0.68 आएगा। अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 0.68 आएगा। ठीक है, अल्फा मिल गया। हमको निकालना क्या है, हमको पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो अल्फा परसेंटेज में निकल जाएगा, कितना आएगा अल्फा परसेंटेज में कितना आएगा 68%। 68%। मतलब क्या बता रहा है 68%, मतलब क्या, अगर मेरा वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मुझे दे रखा हो और रियल डेंसिटी मुझे पता हो, तो मुझे मेरा ये जो रिएक्शन है उसमें से PCl5 में से अल्फा कितना निकल गया, अल्फा कितना परसेंटेज निकल गया, मतलब 68% ऑफ डिसोसिएशन, 68% जो है PCl5 में से PCl3 और Cl2 बना है 68%। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हो गया रिलेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। आज हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, आपको अगर इस चैप्टर में, ठीक है आज के इस लेक्चर में अगर आपको समझ में आ गया हो, आज जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी को खत्म किया है। आज का अगर लेक्चर आपको सही में अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगा हो तो ही लाइक कर दीजिएगा। एंड अगले लेक्चर में, ये 6 लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो है ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। ठीक है, देन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक और लेक्चर शायद आएगा, एक और लेक्चर आएगा, बराबर, तो केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।